एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल इजी अन्नम। स्टूडेंट, हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, जिसमें से हम लोग देख चुके थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ में क्या क्या न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि संक्रामक बीमारियों को रोकथाम में क्या क्या इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन की। तो स्टूडेंट, जो बैलेंस डाइट जब हम लेंगे तो हमारे शरीर में क्या होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, यानी इंक्रीज होती है। जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी हमारे शरीर की अच्छी रहेगी तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे शरीर में। ठीक है, इसीलिए हमें कहा जाता है कि बैलेंस डाइट करनी चाहिए, हमें अच्छे से बैलेंस डाइट करनी चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो कि पर्सन टू पर्सन फैलते हैं। वो हो सकता है ड्रॉपलेट से फैले या तो कोई टच करने से फैले। तो ये सब क्या होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जो पर्सन टू पर्सन फैलती हैं। और देखते हैं हम कि जो बैलेंस डाइट होती है उसका क्या होता है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी फैलने से रोकता है। यानी अगर जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं, जैसे हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज़, ये सब होने से रोकता है। कब? जब हमारे शरीर में अच्छे से हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारा होगा तब। ठीक है, जब हमारे शरीर में अच्छे से न्यूट्रिशन होगा तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी, यानी हार्ट अटैक, COPD, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसे बोलते हैं, ये सब होने की संभावना कम होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट वे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं जो कि हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। जब हम भोजन को खाएंगे तो उसमें ये क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट उपस्थित है। जैसे हमारे भोजन में क्या क्या उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन, ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, भोजन में उपस्थित होते हैं। जब हम भोजन करते हैं जो हम तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या, और इनका हेल्प क्या होता है, हम अभी पीछे ही पढ़ चुके हैं कि ये जब हम बैलेंस डाइट करेंगे या भोजन लेंगे सही से, न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में पहुंचेंगे तो ये क्या करते हैं, रोगों को भी होने से रोकते हैं। तो न्यूट्रिएंट के टाइप, अब हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारे भोजन में अधिक से अधिक पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये हमारे भोजन में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें हमारे शरीर में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये इसे कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कि जो हमारे भोजन में कम उपस्थित होते हैं और हमारे शरीर में इनकी बहुत कम ही मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, इन्हें बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे विटामिन्स और खनिज लवण, ये सब क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये इनका मुख्य सोर्स क्या होता है, इनका मुख्य सोर्स होता है कि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और ये हमारे भोजन में कम लगभग 50 से 70% जो होता है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट डेली फूड। मतलब कि हमारे जो डेली फूड हम लोग लेते हैं उसमें कम से कम 50 to 70% क्या होती है, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों को मिलती है। जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीडेशन इसका होता है, कहाँ होता है, सेल के अंदर, तो 4 किलो कैलोरी की हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, कि कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट 4 टाइप के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो आप हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, इन्हें सिंपल शुगर कहते हैं, यानी कि ये केवल एक मालिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, एक ही टाइप के। इन्हें हम कभी भी तोड़ नहीं सकते, इससे ज़्यादा ये इसका हाइड्रोलाइसिस कभी नहीं हो सकता, ये टूट नहीं सकते। इन्हें क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड। इसमें ये जो मोनोसेक्राइड होते हैं, ये इनमें 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एल्डोजेज एंड कीटोनेज। जब जिस मोनोसेक्राइड में एल्डोजेज
फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा तो उसे बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। और जिस मोनोसेक्राइड में कीटोनेस ग्रुप पाया जाएगा उन्हें फ्रुक्टोज बोलेंगे। तो ये सम एग्जाम्पल हैं किसके, मोनोसेक्राइड के। हम जैसे बताए थे मोनोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता फर्दर कोई स्मॉल यूनिट में, ठीक है। वैसे अब बात करेंगे हम लोग डाइसेक्राइड के बारे में। तो डाइसेक्राइड जो होता है यह दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनता है। डाइसेक्राइड क्या होता है, जैसे दो ये क्या है, मोनोसेक्राइड है, ये सब क्या है, मोनोसेक्राइड। क्या है, मोनोसेक्राइड। जब मोनोसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, किससे जुड़ेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड। क्यों, क्योंकि इसमें एक मोनोसेक्राइड इधर है और एक मोनोसेक्राइड इधर है, ये दोनों आपस में जब जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड। क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड, ठीक है, समझ में आया। ये क्या हम बनाएंगे, डाइसेक्राइड। तो इसके को और इनके बीच में कौन किस बांड द्वारा जुड़ते हैं, हम बताए थे तुम लोगों के, दोनों किस बांड द्वारा जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बांड द्वारा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं माल्टोज, लैक्टोज, ये सब एग्जाम्पल हैं क्या, डाइसेक्राइड के। अब ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड होते हैं जिसमें कि मोनोसेक्राइड के 3 से अधिक और 10 से कम जो एटम हो आपस में जुड़े हों उसे क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड। जैसे कि मोनोसेक्राइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएं, ठीक है। ये डिफरेंट जो मोनोसेक्राइड हैं ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएं तो इसे हम बोलेंगे ओलिगोसेक्राइड। क्या बोलेंगे, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। ये 2 से कम नहीं होने चाहिए, ये जब भी होगा 2 से अधिक, यानी 3 हो सकता है, ये 3 से जुड़े हों, ये 3 भी जुड़ा होगा तो भी क्या बोलेंगे हम, ओलिगोसेक्राइड। क्या बोलेंगे हम इसको, ओलिगोसेक्राइड। जब 3 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाएंगे तो भी ओलिगोसेक्राइड बोलेंगे, जब 4 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाएंगे तो भी ओलिगोसेक्राइड बोलेंगे। ऐसे ऐसे जब 10 मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाएंगे, किसके द्वारा जुड़ जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे, ओलिगोसेक्राइड। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, रैफिनोज, ये सब क्या होते हैं, ओलिगोसेक्राइड के एग्जाम्पल होते हैं। ये बेसिकली वेजिटेबल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड 10 से अधिक मोनोसेक्राइड के मिलने से बनते हैं। जब ऐसे ऐसे मोनोसेक्राइड 10 से अधिक मिल जाएं, ठीक है, जब 10 से कम ना हो, ये क्या हो, 10 से ज़्यादा ही हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जब भी हैं 10 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जब 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ जाते हैं तो इसे बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। किसे क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। यह लीनियर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि यह ब्रांचेज में हो जाए। ब्रांचेज मीन्स हो सकता है ऐसे हो जाए, 6 मोनोसेक्राइड ऐसे जुड़ी हैं, और हो सकता है कुछ ब्रांचेज में ऐसे जुड़ जाएँ, ठीक है, कुछ ब्रांचेज ऐसे हो जाएँ, ऐसे जुड़ जाएँ। तो ऐसे इसको बोलते हैं, इसको ऐसे जुड़ेंगे तो इसे बोलेंगे ये लीनियर है, ठीक है, ये लीनियर मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड। जब ये लीनियर मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीसेक्राइड बनाएंगे तो इसे बोलेंगे लीनियर पॉलीसेक्राइड। लेकिन जब ये आपस में ब्रांचेज हो जाएंगे तो इसे बोलते हैं ब्रांचेज पॉलीसेक्राइड। ये मतलब इसमें ब्रांच हो गए हैं, ठीक है। अब इनका जो नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड होगा हमेशा 10 से ज़्यादा पॉलीसेक्राइड आपस में मोनोसेक्राइड आपस में जुड़कर बनाएंगे, ठीक है। जब 10 से ज़्यादा मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, पॉलीसेक्राइड। और ये 2 टाइप्स के होते हैं,
होमोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब एक ही टाइप के जब मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो इसे बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। जब एक से अधिक टाइप के मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो इसे बोलते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं स्टार्च एंड सेलुलोज, और हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं अगर एंड गम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है जो अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, हम लोग ये सब खाते हैं, मीठे फल, ये सब जो जो चीज़ होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का गुड सोर्स होते हैं। जैसे अनाज, दालें, कंदमूल, शहद और गुड़, ये ड्राई फ्रूट्स, ये सब क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा अधिक ज़्यादा हो जाती है। फ्रुक्टोज जैसे फल में भी मात्रा अधिक हो जाती है, होती है। कार्बोहाइड्रेट उसमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आज हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के सोर्स, प्रोटीन की क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कितने टाइप के प्रोटीन पाए जाते हैं और क्या काम होता है प्रोटीन का, और उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट, आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर जो भी आप लोग को डाउट होता हो वो कमेंट में प्लीज़ पूछिए। ठीक है, आप लोग के कमेंट का हम जवाब देंगे। थैंक यू।